Hello and welcome. Today we are going to learn ANOVA, something offbeat from my other scientific lectures since I have been enrolled in master's program in psychology and STAT is one of the subject which is new for me. So just recently I have started studying it from Professor Bhupendra Jain's book on numericals from STAT subject. It is really nicely written book and very easy to read. One can easily learn from the book just reading it without any external help. So first of all, I want to thank him for writing such a wonderful book. And this lecture is for me to learn rather than for others. Why? Because I'm new to it and I thought to master it or I thought to learn it. So yes, other students from MAPSI program or STAT the students, they can learn who are novice, who are naive like me. So experts should stay away from it, or if they are watching it, please let us know, let me know what are the mistakes I am making while learning it. So I am dedicating this lectures from my learning center, the students from my learning center, LD Arts College and IGNOU students who are enrolled in master's program just like me. They're just wonderful people. So I thought to make this video for students like me, for people like me. सो हम देखेंगे कि एनोवा क्या होता है, वेरिएंस कैसे निकालते हैं. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ स्टेप्स सीखेंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म हो जाए. तो ये कुछ डिटेल्स है, एनोवा क्या होता है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे थोड़ा. ये जस्ट आप रीड कर लीजिए अभी ताकि आपको पीछे से आप उसको कनेक्ट कर पाए कि किस तरीके से एनोवा काम करता है. कुछ प्री रिक्विजिट है, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम सीखते हैं तो उसका कुछ प्रीरिक्विजिट होता है, कुछ बैकग्राउंड का नॉलेज हमको पता होना चाहिए सो दैट वी कैन लर्न इट, वी कैन लर्न द सब्जेक्ट प्रॉपरली. इसके प्रीरिक्विजिट है बोर्ड मास एंड पावर. तो बोर्ड मास एंड पावर क्या होता है उसका सिंप्लीफाइड वर्जन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सेशन मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने मैथ्स बहुत लंबे टाइम से नहीं पढ़ा है. तो बोर्ड मास और पावर क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. बोर्ड मास जो है इसमें फिलहाल आपके ये काम का है. B stands for bracket, O stands for off which is simple multiplication, D is division जिसका सिंबल ये रहता है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, ये सब्सट्रैक्शन है. These are called mathematical operators. They don't take part in the mathematical process, बट वो जस्ट ऑपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज़ को इस तरीके से दो नंबर को ये प्लस साइन से सेपरेट करता हूँ विच मीन 2 में 5 ऐड होगा विच इज 7. तो ये सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो आपको आना चाहिए इन ऑर्डर टू लर्न स्टेट. इट इज सिंपल प्री रिक्विजिट. मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत लंबे टाइम से शायद ये मैथ्स टच नहीं होगा, कम से कम ये तो आता होगा, बट ये प्री रिक्विजिट है, इसमें गलती नहीं हो, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. दूसरा एक पावर है जो हमको सीखना है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 to the power 3 लिखता हूँ तो ये जो 3 है ये जो 3 है उसको बोलेंगे हम पावर, और ये 2 है उसको हम बोलेंगे बेस. इसको सिंपल ऐसे लिखा जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 का 3 पावर मतलब 2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. एक और एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल 10 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो इसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर 2 है तो हम इसको लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10. अगर 5 टू द पावर 3 है तो हम इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. इस तरीके से हम इसको लिखेंगे. ज़्यादातर आपके प्रोग्राम में स्क्वायर्ड वैल्यूज है. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी पावर 2 होती है. अगर बेस के पावर में 2 होता है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 5 स्क्वायर दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5.
स्क्वायर वैल्यूज क्यों ज़रूरी है ये थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम जो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, जो वेरिएंस पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल मेरी और आपकी एज का डिफरेंस या तो आपकी या मेरी एज का डिफरेंस, इसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट माइनस में हो सकता है, पर जो डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंस अपना -5 आया तो अगर उसको मैं स्क्वायर करता हूं तो ये -5 मल्टीप्लाई बाय -5 हो जाता है एंड दैट इज नाउ 25। ये जो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। जो ये 3 या 4 मिनट का कुछ बेसिक है वो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं देखना हो तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय -5 विच इज +25। तो बेसिकली डिफरेंस को ज़्यादातर पॉजिटिव लाने के लिए हम ये स्क्वायर वैल्यू यूज करते हैं, और भी उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ देम। तो ये दो चीज़ें आपको प्री रिक्विजिट के तौर पे आनी चाहिए। एक हो गया बोर्ड मास, मतलब सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इतना आना चाहिए आपको। एंड ये पावर में आपको कम से कम स्क्वायर निकालने आना चाहिए। स्क्वायर निकालने का और भी मेथड है, अगर हुआ तो मैं फिर से थोड़ा इधर वापस आके अपने स्क्वायर कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में वो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। फिर वापस अपन मेन टॉपिक पे चले जाते हैं। अभी मैथमेटिक्स लर्न फर्स्ट रीजन लेटर। और सारे सब्जेक्ट्स में आप क्या करते हो, प्री रिक्विजिट के तौर पे बाकी सारे सब्जेक्ट में आप पहले रीजन करते हो कि हम पढ़ते क्यों हैं, और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करते हैं। मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में होता है पहले आप लर्न कीजिए, ऑटोमेटिक आपको रीजन लॉजिक पीछे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल बचपन में जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ट्रिगोनोमेट्री या फिर यूनिट सर्कल, ये सारी चीज़ें जब क्लास 1 to 10th में पढ़ते थे तो हम जस्ट मेथड सीखते हैं। पाइथागोरस इक्वेशन हम पाइथागोरस थ्योरम हम जस्ट मेथड सीखते हैं। लेटर वी कम टू नो कि इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। तो मैथ्स इज द सब्जेक्ट कि आप उसको स्टार्टिंग से रीजन करने का ट्राई नहीं करें। अच्छा, अगर इफ यू नो द रीजन इट इज वेरी वेल टू गो अहेड, बट अगर आपको रीजन नहीं भी पता तो आप मेथड लर्न करने का ट्राई करें। मेथड स्टेप सीख लीजिए, रीजन पीछे से अटैच हो जाता है। तो मैथ्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है वेर यू लर्न मेथड फर्स्ट एंड रीजन लेटर। तो ये एक चीज़ है। तो आप ये वाले लेक्चर में, ये वाले सेशन में भी हम यही करेंगे कि हम स्टेप सीखेंगे। अभी हम इसकी डिटेलिंग, एप्लीकेशन, ये क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, पर्टिकुलर स्टेप्स हमने क्यों किया, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ स्टेप सीखेंगे जो आपको याद रखने हैं। नंबर नीड्स टू बी स्क्वायर्ड, ये प्ले पॉजिटिव, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि नंबर स्क्वायर क्यों करते हैं हम लोग। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ वैल्यूज इधर रखी हैं। यूजिंग एनोवा फाइंड आउट इफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस ऑफ टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग सीजन में जो ये 3 टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो लिखे हैं उनके प्राइसेस वेराई होते हैं। तो कितना स्कैटर होते हैं जनवरी से लेके किसी और मंथ के रेंज में, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये कुछ डेटा है आपके सामने। इधर मैंने लिखा है कॉमोडिटी प्राइसेस टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। XT जो लिखा है इट इज प्राइस ऑफ टोमेटो, XO प्राइस ऑफ ऑनियन, XP प्राइस ऑफ पोटैटो। X की जगह तुम Y भी यूज कर सकते थे। मैथ्स में ज़्यादातर X यूज करते हैं। अच्छा हुआ कि इधर फाइंड X नहीं है। जब से फाइंड X आया है तब से मेरा मैथमेटिक्स जो है वो वीक हो गया है। तो यहाँ पे भी मैंने X ले लिया है, पर हम X को ढूंढेंगे नहीं फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में प्राइसेस कैसे वेराई होती है उसका कुछ डेटा है यहाँ। फॉर एग्जांपल जनवरी में इसका प्राइस 12 है, फरवरी में INR में, इंडियन नेशनल रुपीज, फरवरी में 12, मार्च में 13, अप्रैल में 10। अगर सिर्फ एक डेटा होता, सिर्फ टोमेटो का 12, 12, 13, 10, फिर तो हमको वेरिएशन सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जनवरी फरवरी में, जनवरी फरवरी में कोई फर्क नहीं है। फरवरी से मार्च में 1 रुपया बढ़ा है, मार्च से अप्रैल में 3 रुपये कम हुआ है। तो ये मैथमेटिक्स हम क्यों करते हैं? ये मैथमेटिक्स हम प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए करते हैं। इसके ये जस्ट एग्जाम्पल है प्राइसेस का। कोई भी डेटा आप ले सकते हैं इसमें, किसी के मार्क्स का डेटा ले सकते हैं, वोटिंग का डेटा ले सकते हैं, कुछ और पैरामीटर्स का डेटा ले सकते हैं। तो जितने भी स्टैट के सर्वेज होते हैं उसमें ये सारी टेक्निक्स प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए यूज होती है। मैथमेटिक्स इटसेल्फ जो है वो 2 वजह से सीखा जाता है। एक तो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए। हम अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग फॉर्मूला बनाते हैं जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में पर्टिकुलर वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स करते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि
आई हेट मैथमेटिक्स बट लव काउंटिंग मनी। तो मैथमेटिक्स सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं निकालने के। बट अगर नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा है और इसमें आपको एक साथ डेविएशन ढूंढना है, फॉर एग्जांपल ऑनियन के प्राइस में डिफरेंस देखिए 32, 45, 50, 42। अगर ये सिंगल कॉमोडिटी होता फिर भी इसमें ईजी रहता, पर अब पोटैटो देखिए 22, 23, 32, 25, ये वेरिएशन है। अब तीनों में मीन डेविएशन क्या होगा, तीनों में कितना अलग अलग पॉपुलेशन है ना, ये तीनों अलग अलग ग्रुप्स है। तो ये तीनों में अगर मीन मीडियन या तो वेरिएंस निकालना है कि कितना तुम्हारा डेटा अलग अलग सीजन में स्कैटर हो रहा है ऑन एन एवरेज, तो उसके लिए हमको एनोवा करके जो टेक्निक है फिलहाल हम वो सीखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई एक सिंपल पॉपुलेशन होता, या तो टोमेटो या तो ऑनियन या तो पोटैटो, तो उसमें वेरिएंस निकालना, मीन निकालना, मोड निकालना वो इजी हो जाता। उसमें आप डिफरेंस कितना डेटा स्कैटर कर रहा है वो बता सकते हैं। पर अगर तीनों का सबका एक साथ बताना है तो यू नीड एडवांस मैथमेटिक्स। तो जो साइंटिस्ट साहब थे इन्होंने ये मेथड ढूंढा है, तो इसको हम बोलेंगे एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिकल मेथड्स वो होते हैं जिसमें हम ज़्यादा सवाल नहीं करते, उन्होंने हमको ढूंढ के दिया है, हम सीधा सीधा उसको यूज़ करेंगे। अभी फिलहाल रीज़न मुझे भी नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, पर उसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो रीज़न आप भी ढूंढने का ट्राई नहीं कीजिए। वो जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये मेथड ढूंढा है उन्होंने एस्टैब्लिश करके दिया है, हम जस्ट उसको लर्न कर रहे हैं कि इसके स्टेप्स क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है। अगर ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा डेटा है, उसके हिसाब से हमको उसका वेरिएंस निकालना है या तो फिर मीन मोड ये निकालना है। देखेंगे आगे, इसको हम एफ वैल्यू बोलते हैं जिसको हम निकालेंगे, फ्लक्चुएशन या तो जो भी इसका वर्ड होगा, आई डोंट नो। जैसे कि मैंने बताया अभी हम सीखेंगे, रीज़न उसको बाद में करेंगे। इधर कुछ आपको ये सीखना ज़रूरी है कुछ, क्योंकि ये हमने सिंबल्स दिए हैं। N4 है, N4 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप और नंबर ऑफ आइटम इन ईच ग्रुप। तो ये ईच ग्रुप, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। एक ग्रुप में 1, 2, 3, 4, ये इतनी 4 चीज़ें हैं। सिमिलरली दूसरे ग्रुप में भी 4 चीज़ें हैं, सिमिलरली तीसरे ग्रुप में भी 4 चीज़ें हैं। मैथमेटिक्स टफ कब हो जाता है, जब उसमें सिंबल्स ऐड हो जाते हैं, तब टफ हो जाता है। सिंबल्स ऐड करने क्यों ज़रूरी है, शॉर्टकट्स के लिए। आप हर बार इसको नहीं बोल सकते ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ईच ग्रुप, कितनी बार बोलेंगे तो कितनी बार लिखेंगे, तो हम उसको डिनोट कर देते हैं किसी सिंबल से, या ताकि लिखने में आसानी रहे, लिखने में अपने को ईज आ जाए, ठीक है ना। तो ये एन जो स्मॉल एन अभी डिनोट किया है, इसको आप कैपिटल एन भी रख सकते हैं, आप के भी रख सकते हैं, आप एक्स भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एन रखा है क्योंकि वो बुक में भी एन था, मैंने भी आई प्रेफर कि एन रख दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप। एन कैपिटल एन जो जहां पे डिनोट करा है दैट इज 12, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ऑल ग्रुप्स। सारे ग्रुप्स में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। k इज इक्वल टू 3, ये नंबर ऑफ टोटल ग्रुप दिखाता है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। लेटर कैलकुलेशन में ये सारी चीजें आपको काम आने वाली है। अब सॉल्यूशन देखेंगे कि निकालना कैसे है। स्टेप वन में हमको करना क्या है, हमने इसको जस्ट जो पिछला टेबल था उसको वर्टिकल बना दिया। अभी इधर कुछ भी नया हमने नहीं किया, इधर ये पहले से आपको पता है। ये पिछला वाला टेबल आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, 12, 12, 13, 10, 32, 45, 50, 42, 22, 23, 32, 25, जस्ट वर्टिकल कॉलम में इसको अरेंज किया है। लेटर ऑन वी विल रिक्वायर इसका स्क्वायर्ड वैल्यू। तो अभी से हम इसको ये टेबल को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इधर हमने लिख दिया है xt का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 ये हो जाएगा। यहां पे जो वैल्यू है वो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो सारा नहीं लिख रहा मैं, कुछ जस्ट एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये इस तरीके से सारे टेबल में हमको सबका स्क्वायर करना है, एज सिंपल एज दैट। इरेज कर देंगे अभी इसको भी हटा देते हैं। स्क्वायर निकालने का एक तरीका है आसान, वो बता देंगे बाद में। पहले ये देख लेते हैं कि ये सारे जो वैल्यू है वो देखो, ये स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। कैलकुलेटर शायद एग्जाम में अलाउड है। स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 32 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर ले, ये यहाँ पे मैंने रख दिया 4, ये यहाँ से आ गया।
उसके बाद ये पहला वैल्यू है, ये दूसरा वैल्यू है, उसको 2 से और मल्टीप्लाई कर ले, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो है ये दोनों, और 2 से मल्टीप्लाई करें, सब में ये यही रहेगा, राइट। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12 का पीछे वाला नंबर मैंने 2 रख दिया, और एक जो है हम वो कैरी में यूज करेंगे। अब हमको 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा, और ये कैरी जो है वो ऐड कर लेंगे, तो इट इज 1024, तो शायद यही लिखा होगा 1024। 40 जिसके पीछे 5 आता है ना, उसका स्क्वायर बड़ा ही आसान है। ये देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25, जो पीछे वाला वैल्यू उसका स्क्वायर कर लीजिए, और उसके बाद ये 4 को पकड़िए अगले वाले नंबर को, और 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 2 ज़ा 20। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई बोलेगा 65 का स्क्वायर, तो पीछे मैंने रख दिया 25, और 6 के बाद क्या आएगा 7, तो ये हो गया 6 7 ज़ा 42, 4225। कैलकुलेटर यूज करके देख सकते हैं, यही होगा कॉमन मेथड। मैंने ये जो सिखाया स्क्वायर निकालने का, ये शॉर्टकट मेथड, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो, अगर अलाउड है तो फिर इन सब का कोई मतलब नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल मैं 42 का स्क्वायर निकालता हूँ ये वाले मेथड से, तो 42 का स्क्वायर, तो सबसे पहले जैसे मेथड 2 का स्क्वायर रख दीजिए 4, फिर मैंने आपको बताया पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 रखा, एक कैरी। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 1764, सो इट इज एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खैर, नाउ यू सी कि सबके स्क्वायर वैल्यूज आ गए हैं। अब ये सिग्मा का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा बता देते हैं। ये सिग्मा जो है समेशन बोलेंगे इसको, sum of all given values in that group और sum of all values in particular section। तो जैसे यहां हमने सिग्मा xt लगाया है, इसका मतलब xt के जितने भी वैल्यूज है वो सबका सम कर दिया, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 13 13 प्लस 10, ये 47 आंसर आएगा। सिमिलरली सिग्मा XO मतलब ऑनियन के जितने भी प्राइस है उसका स्क्वायर कर लिया, XP मतलब पोटैटो का जितना भी प्राइस है उसका हमने प्लस कर लिया, स्क्वायर नहीं सॉरी समेशन कर लिया, प्लस कर लिया। सम का सिंपल मतलब होता है एडिशन, इन सबको आप ऐड कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है हमने सिग्मा XT स्क्वायर, तो XT स्क्वायर ये है, उसके आगे अगर मैं सिग्मा लिखता हूँ इसका मतलब XT जितने भी XT है उन सबका आप सम कर लीजिए, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इस तरीके से ये चलता जाएगा। लेटर ऑन हमको ये सारे वैल्यूज का जरूरत पड़ेगा, उसके लिए हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है फिलहाल इसमें। तो होप कि आपने ये जो है वो देख लिया होगा। जस्ट अभी पहले स्टेप पे हमने जो डेटा है वो डेटा वर्टिकल कॉलम में लगा दिया है, और उसके हमने सबके स्क्वायर वैल्यू लिए और सबके सेक्शन वाइज सम कर लिया। ये 4 वैल्यू का सम, ये 4 वैल्यू का सम, ये 4 वैल्यू का, ये 4 एंड ये 4, ये सारे वैल्यूज है। उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 में हमने ये जितने भी आगे हमने लिखे थे इक्वेशन, ये सारे, उसका हमने एक अलग से टेबल बना दिया। इसको हमने टेबल में ले लेंगे, इसको हमने टेबल में ले लेंगे, इसको हमने ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, और इसको सब में हमने सिंपली टेबल पे ले लिया है। देखिए XT 47 था, XT स्क्वायर 557 था। उसी तरीके से आप पीछे रिवाइंड करके देखते जाइए, जो वैल्यूज लिखे थे वही लिए, उनको हमने इक्वेशन वाइज रूल आउट कर दिया, इक्वेशन दे दिए, ताकि लेटर ऑन उसको वो वैल्यू को पकड़ने में हमको आसानी रहे, वो वैल्यू को समझने में हमको आसानी रहे। ये डिटेल्स दे दिया हमने, सम ऑफ प्राइस ऑफ टोमेटो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ प्राइस। तो स्टेप 1 सिंपल वर्टिकल कॉलम, उसके सबके स्क्वायर्स लिए, नीचे सम किए, जो सम आए थे उनका अलग से टेबल बना लिया। वो ये टेबल है आपको अभी भी, n = 4, n = 12 एंड k = 3 है। इतना आपको याद रखना है स्टेप 2 में। ये वाला हिस्सा याद नहीं भी रखेंगे तो ठीक है, उसका तो जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। तो अभी देखिए इतना भी टफ नहीं है, हो सकता है ये सेशन जो है वो लंबा हो गया हो एक्स्ट्रा बातों की वजह से। अगर उसमें से आप काट छाट कर लेंगे ना, मैथमेटिक्स वाला सेक्शन निकाल लेंगे और आपको सिंपल मैथमेटिक्स आता है, तो अभी तक उतना लंबा पोर्शन नहीं हुआ, शायद मैक्सिमम 2 या 3 या कम हो गया ना, 10 मिनट्स पकड़ लीजिए। 10 मिनट्स में आप ये स्टेप 2 तक तो पहुंच सकते हैं। अगर बिल्कुल न्यू है तो भी, अगर प्रो है फिर तो ये 3 या 4 मिनट का काम है सेकंड स्टेप तक पहुंचना। तो ये सारे वैल्यूज हमने लिख लिए, और इसको हमने फिर क्या कर दिया, देखिए आप, फिर मैंने कर दिया सिग्मा x। अब सिग्मा x मतलब जितने भी x थे, स्क्वायर नहीं, जितने भी x,
जितने भी x थे, इसका प्लस इसका प्लस इसका, ये सिग्मा एक्स टी, मतलब सिग्मा एक्स टी प्लस सिग्मा एक्सओ प्लस सिग्मा एक्स पी, जितना भी x वैल्यू था वो एक्स टी का जो सम था, एक्स ओ का जो सम था और एक्स पी का सम था, प्राइसेस ऑफ पोटैटो, प्राइसेस ऑफ ऑनियन, प्राइसेस ऑफ टोमेटो, उनके जो सम थे उनका टोटल सम कर दिया 47 प्लस 169 प्लस 102, ये आपका आंसर आ गया 318, और ये 318 का स्क्वायर करा तो ये आंसर आ गया 101124। ये वाला भी आप वो जो पहले मेथड सिखाया था उससे आप कर सकते हैं, इजी है। फिर ये जो 318 आया ना उसी का स्क्वायर है, देखिए सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स तो ये वाला है ना, उसका हमने सिंपली स्क्वायर कर दिया बस। उसके बाद देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये इसको आप अलग से पकड़िए, ऐसा करिए, सिग्मा अलग एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर है उनका हमने सम लिया, मतलब सिग्मा एक्स टी का स्क्वायर, ये वाला है, ये और ये, इसका सम हमने ले लिया, ये है 10,532। ये हम क्यों कर रहे हैं, आगे जो आंसर लाना है ना वो तो बहुत छोटा काम है, 3 या 4 मिनट का काम है, उससे पहले ये सारा प्रीरिक्विजिट में जाएगा कि वहां पे वैल्यूज रखने के लिए ये सारी वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए। तो अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा हमने ब्रेन नहीं लगाया, सिंपल सम किया, यहाँ पे कौन से वैल्यूज का सम किया आप देख लीजिए, याद रखना पड़ेगा चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए ऐसा 3-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब याद रहेगा, वन गो में याद रखना डिफिकल्ट है। तो आप स्टेप्स याद रख लीजिए कि पहले स्टेप में टेबल था, टेबल को वर्टिकल कॉलम में डाले, सबके नीचे सम कर दिए, फिर इक्वेशन वाइज उसको अरेंज किए, इक्वेशन वाइज अरेंज करके जितने भी सम्स थे नॉन स्क्वायर्ड वैल्यू के, ये स्क्वायर्ड वैल्यू नहीं है, नॉन स्क्वायर्ड वैल्यू थे, उनका सम ले लिया, जितने भी स्क्वायर्ड वैल्यू के सम थे उसका भी सम ले लिया हमने, और एक बारी जितने भी नॉन स्क्वायर्ड वैल्यू का जो सम था उसका स्क्वायर ले लिया। क्यों? क्योंकि बाद में ये कैलकुलेशन में काम आएगा। खैर इसको ठीक है। अब स्टेप 3 क्या है, ये मैं हर बार इसको स्टिक करके रखा हूं इधर, ताकि यहां से वैल्यू लेने में हमको आसानी रहे। तो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन टर्म। कोरिलेशन टर्म कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला है, और फॉर्मूला आपको कंपलसरी याद रखना है। तो कोरिलेशन टर्म जिसको CX सिंबल दिया गया है, और CX सिंपल जो ये हमने करा है यहाँ पे डिवाइडेड बाय कैपिटल है, ये कोरिलेशन टर्म का सिंबल है। इसका सिग्निफिकेंस पहले भी मैंने बताया, फिलहाल मेथड हम सीख लेते हैं, 3-4 बार करेंगे फिर सिग्निफिकेंस नजर में आएगा कि अच्छा इस वजह से हम कोरिलेशन फैक्टर या तो कोरिलेशन जो टर्म है वो निकालते हैं। तो स्टेप 3 थोड़ा आपको काम करना है, स्टेप 2 तक तो हम डेटा मेकिंग, डेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आगे चल के ये सारे वैल्यूज का हमको काम आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन टर्म का ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन एन है, ठीक है ना। अब ये सिग्मा एक्स पर तो स्टेप 2 तक तो हमने डेटा प्रिपेयर किया है, ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। तो कोरिलेशन टर्म का फॉर्मूला है CX इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर्ड है, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब N क्या था आपको पता है कि N जो है वो 12 था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द ग्रुप अमंग ऑल द ग्रुप्स, बराबर ना। तो ये 101124 यहाँ से वैल्यू हमने ले ली, डिवाइडेड बाय 12 किया, ये आपको फॉर्मूला जो है वो रटना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आया 8427, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप आगे देखिए, कोरिलेशन टर्म हमने फिर इधर से मैंने स्टिक कर दिया क्योंकि आगे ये काम आएगा फिर से। CX इज इक्वल टू 8427, ठीक है। स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में हमको निकालना है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, जिसको हम बोलेंगे SST, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। ये कैसे निकालता है, इसका फॉर्मूला है SST इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस CX, ठीक। तो ये 10
532 ये सिग्मा एक्स स्क्वायर ये है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला है, माइनस सी एक्स ये है। ये आ गया आपका आंसर 2105। इसको हम याद रखेंगे, इट इज कॉल्ड SST, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल विच इज 2105। ये वैल्यू हम फिर से स्टिकी नोट से ऐसा अगर कुछ है तो उसको आप लिखते जाइए और अलग अलग पेज पे उसको चिपकाते जाइए। धीरे धीरे 3 या 4 बार प्रैक्टिस करेंगे आप मास्टर हो जाएंगे। तो ये चीजें मैंने साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से सिंपली डेटा पुट करना है। आपको करना क्या है, फॉर्मूला रखना है। देखा हमने डेटा को वर्टिकल अरेंज किया, उनके सम्स लिए सबके, स्क्वायर किया, उनका स्क्वायर का सम लिया और इस तरीके से यहाँ पे ये 318 का स्क्वायर लिया और ये डेटा प्रिपरेशन किया। एक ही चीज़ हमने नया किया है जो हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है कोरिलेशन टर्म का। कोरिलेशन टर्म क्या था? कोरिलेशन टर्म ये था कि हमको 318 का जो स्क्वायर है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर है, उसमें से हमने ये वाला कोरिलेशन टर्म, ये वाला स्टेप 3 है, उसमें से उसको हमने n से डिवाइड कर दिया 12 से, एज सिंपल एज दैट। वो वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गया Cx। और स्टेप 4 में हमने देखा कि SST निकालना है। SST का सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला, माइनस Cx 8427। ये हमने निकाल दिया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। सिग्निफिकेंस मत डिस्कस करो फिलहाल, हम सिर्फ मेथड सीख रहे हैं यहाँ पर। SST आ गया। अब स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 क्या है? स्टेप 5 है द सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप्स। द सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप्स विच इज कॉल्ड SSA, द सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। ये आप वर्ड पकड़ के रखिए, सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। तो अमंग द ग्रुप का मतलब है हर ग्रुप में जो वैल्यूज थी उसका हमने स्क्वायर करा है डिवाइडेड बाय स्मॉल n। व्हाट इज स्मॉल n? 4। क्यों 4 से डिवाइड करा? आगे तो 4 से डिवाइड नहीं करा था, आगे 12 से डिवाइड करा था। क्यों 12 से डिवाइड करा था? ये देखिए ना, सबका सम है 47, 169, 102। ये वैल्यू सारे 12 ग्रुप में से आई है ना, तो इसको हमने 12 से डिवाइड करा था Cx निकालने टाइम। ये Cx निकालने टाइम हमने कैपिटल N से डिवाइड करा था 12 से। क्यों? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये तो वैल्यू सारे ग्रुप्स की है ना, पर ये तो क्या बोल रहा है? द सम ऑफ स्क्वायर, किसका सम लेना है? स्क्वायर अमंग द ग्रुप्स। तो हर ग्रुप में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेना है हमको और उसका फिर एवरेज निकालना है, स्क्वायर का एवरेज। तभी तो हम डिवाइडेड बाय उसको 4 कर रहे हैं, क्योंकि XT में कितनी वैल्यूज थी टोटल? 4 वैल्यूज थी। तो स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि स्क्वायर का सिग्निफिकेंस जनरली वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए होता है। इसमें क्या एप्लीकेशन है और भी कुछ हो सकता है, बराबर ना। तो फिलहाल तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि फॉर्मूला जो है सिग्मा XT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। 4 से क्यों यहाँ पे डिवाइड करा, यहाँ पे क्यों 12 से डिवाइड करा, ये आई होप कि क्लियर होगा। यहाँ टोटल आपने तीनों वैल्यू, मतलब टोटल 12 जगह से आपने वैल्यू लिया ना, तो इसलिए इसको मैंने 12 से डिवाइड करा। मैंने क्या, मतलब जो मेथड है एनोवा उसमें 12 से डिवाइड करा। इसमें ये है द सम लेना है किसका? स्क्वायर अमंग द ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के अंदर जो वैल्यूज है उनके स्क्वायर का सम लेना है, एवरेज लेना है, बराबर ना। तो ये SSA बोलेंगे इसको, आगे SST था, तो सिग्मा XT का स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगा। तो 47, देखिए इंडिविजुअल लिया ना, इसीलिए 4 से डिवाइड किया, इंडिविजुअल लिया है। 47 का स्क्वायर, स्क्वायर अमंग द ग्रुप, हर ग्रुप में जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर लेके 4 से डिवाइड करके माइनस Cx किया, तो ये वैल्यू आ गया आपका 1866.5। ये यहां पे चला गया। खैर, स्टेप 6 क्या है? स्टेप 6 जो है वो सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप्स। सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप्स, इसका फॉर्मूला ये बनता है सिंपल, सम ऑफ स्क्वायर विद इन। एक्चुअली कई सारी बुक्स में, मतलब और सारा बुक में थोड़ा रेफर कर रहा था ना, उसमें फॉर्मूला ये लिखा हुआ था, SST इज इक्वल टू SSW प्लस SSA। ये A सब्सक्रिप्ट में है, इट इज लाइक मिस टाइप, ये A जो है वो सब्सक्रिप्ट में है। ये फॉर्मूला बनना चाहिए आपका।
इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, विद इन द ग्रुप एंड अमंग द ग्रुप, ग्रुप के अंदर का और ग्रुप के साथ, विद इन द ग्रुप एंड अमंग द ग्रुप, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। पर हमने क्या करा, हमने उसको थोड़ा, हमने मतलब जो भूपेंद्र सर का बुक है उन्होंने थोड़ा रिवर्स अप्रोच ले लिया। यहाँ पे उन्होंने SSA निकाला, SST निकाला और फिर SSW। देखिए फिर से SST क्या था, फिर से थोड़ा रिवाइंड कर देते हैं कि SST क्या था। ये SST था, है ना। पहले हमने CX निकाला, SST क्या था, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, बराबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, ये तो पूरा 12 जगह से आया ना, ये टोटल जो वैल्यू आया है देखो ना, सिग्मा XT का स्क्वायर मतलब 47 का स्क्वायर, 169 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, वो स्क्वायर मतलब 12 जगह से आया है। तो इट इज कॉल्ड सिंपल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल माइनस हमने CX किए, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू था माइनस CX, ये 21, ये SST है, ये समझ लो टोटल है आपका। तो टोटल इज इक्वल टू SSA अमंग द ग्रुप एंड विद इन द ग्रुप। तो सिंपल है ना, पहले अपन ने SST निकाल दिया और माइनस SSA अमंग द ग्रुप निकाल दिया। जहां हमने 4 से डिवाइड करा था सबका स्क्वायर ले लेके और फिर माइनस CX करा था, ये आपका SSW हो जाएगा। ये यहाँ पे स्टेप आगे देखते हैं हम, ये वाला SST माइनस SSA। तो ये SSW विद इन द ग्रुप इज इक्वल टू टोटल माइनस अमंग, ये आपका हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन इसका। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये वैल्यू आपका आ गया 238.5। अब सिंपली क्या मतलब है इसका, अगर आप ये प्लस ये करेंगे तो ये आना ही चाहिए ना, ये रीचेक करते रहने का थोड़ा, ताकि पता चले कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, बराबर ना। तो उसके बाद आप देखिए, ये आई होप कि इतने तक क्लियर होगा। थोड़ा रिवर्स करके भी अपन देखते रहेंगे ताकि क्लैरिटी रहे कि हम कितना सीखे हैं। स्टेप 7 क्या है, अब ना, अब के जो स्टेप्स हैं ना उसमें आपको फॉर्मूला रखते हैं, जितनी वैल्यूज हमको चाहिए थी वो सारी मिल गई है। देखिए आप याद कीजिए कि जो टोमेटो को प्राइसेस था उसका हमने सबको प्लस करा, सिग्मा XT तो 47 आ रहा था। ऑनियन के जो प्राइसेस थे सबको प्लस किया, 169 आ रहा था। पोटैटो के जो प्राइसेस थे सबको सम किया, 102 आ रहा था। होप आपके पास टेबल जो इनिशियल बना हुआ था वो नोट डाउन करके रखिए तो इजी रहेगा आपको समझने में। फिर इन सबका सम लिया, जिसको सिग्मा एक्स बोला वो 318 आया था, उसका स्क्वायर लिया वो 101124 आया। फिर जो स्क्वायर्ड वैल्यू लिए थे 47 का स्क्वायर, 169 का स्क्वायर और 102 का स्क्वायर, इसका जो सम है 1052 आया था। उसके बाद हमने CX निकाला। क्या था CX था दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल M, 12 क्यों लिया, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो तो 12 के 12 जगह से आई थी ना, इस वजह से। CX निकालने के बाद हमने SST निकाला। SST हमने कैसे निकाला वो भी आपको मेथड दिखा दिया। फिर SSA कैसे निकाला, टोटल कैसे निकाला, तो टोटल सिंपल था ना, 10532 माइनस CX कर लिया था अपन ने, यही तो था। देख लेते हैं फिर से एक बारी, SST का फॉर्मूला ये वाला, हाँ यही था ना, 10532 माइनस CX, ये SST हो गया। उसके बाद हम SSA निकाले, ये रहा SSA। क्या था, अमंग द ग्रुप। अमंग द ग्रुप में मतलब जो 47 था उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4 क्यों किया यहाँ पे, डिवाइड 4 इसीलिए किया क्योंकि ये अमंग द ग्रुप है। 47 जो है वो 4 जगह से आया ना, 4 अलग अलग ऑब्जर्वेशन से आया है 47 टोटल यहाँ पे, बराबर ना, इसीलिए 4 करा क्योंकि अपने पास टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ्स थे, तो 4 से यहाँ ऑब्जर्वेशन आए तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया हमने। खैर उसके बाद अब आगे के जो स्टेप्स है, जैसे मैंने बताया स्टेप 7 के बाद उसमें सिर्फ फॉर्मूला है। हमको जो रिक्विजिट था, हमारा जो ज़रूरत थी, वो सारे वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ तक हमने डेटा प्रिपेयर करा है। ये CX कोरिलेशन टर्म का आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला सिंपली था सिग्मा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, यहाँ से ये आ गया। SST क्या था, SST ये था सिग्मा x स्क्वायर माइनस CX। SSA क्या था, SSA था 47 का स्कोर अमंग द ग्रुप।
डिवाइडेड बाय 4, 169 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 102 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, माइनस CX था, तब जाके आपका SSA आया। SST में से SSA निकाल दिया तो SSW आ गया आपका। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर रहेगा। स्टेप 7, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से हमको रटना पड़ेगा ये फॉर्मूला जो स्टेप 7 है। यहाँ पे स्टेप 7 में हम निकालेंगे मीन स्कोर ऑफ स्क्वायर अमाउंट अमंग द ग्रुप होगा, शायद से मिस टाइप हो गया है, अमंग द ग्रुप्स। मीन स्कोर, मीन आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, ऊपर सिंगल वाले अगर सिंगल सेक्शन है तब पता है, अगर इस तरीके से वैराइड ऑफ पॉपुलेशन वैराइड ऑफ सेक्शंस है तब वो डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए तो एनोवा यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी वैल्यू प्री रिक्विजिट हमने दे दी है। ये जो फॉर्मूला है MSSA मीन स्कोर ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप्स, ये हो जाता है SSA अमंग द ग्रुप। अमंग द ग्रुप आपको वैल्यू मालूम है, अमंग द ग्रुप का वैल्यू क्या था, बराबर, डिवाइडेड बाय K-1। K-1 टोटल ग्रुप कितने थे, 3, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 क्यों लिया, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है कि जितनी भी बॉक्स में हमने स्टार्टिंग में वैल्यूज डाले थे ना, उसमें वो वैल्यूज भी तो वेराई हो सकती है ना अगले साल। जैसे इस साल 13 है, अगले साल हो सकता है कि वो 12 हो जाए, उसके अगले साल जनवरी में 10 हो जाए, उसके अगले साल जनवरी में ही 5 हो जाए, उसके अगले साल जनवरी में। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, है ना। कितनी आजादी है वो वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है कि वो ग्रुप में जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं -1। यहाँ पे हमने इन टर्म्स ऑफ क्या लिया है, कितने ग्रुप्स है। और भी ग्रुप तो हो सकते थे ना, 3 की जगह 4 भी तो ग्रुप हो सकते थे ना। यहाँ ग्रुप की, क्योंकि अमंग द ग्रुप चल रहे हैं, तो अमंग द ग्रुप में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, अमंग द ग्रुप में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा जितने ग्रुप्स है -1, उतनी आज़ादी रहती है। खैर, डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी समझाने का सेंस नहीं करता क्योंकि हम मेथड सीख रहे हैं। तो ये हो गया सिंपल SSA अपॉन K-1। तो ये फॉर्मूला रट्टा मानना है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 1866 ये वैल्यू हमने SSA से लिया, डिवाइडेड बाय K-1। K आपको मालूम है 3, इसलिए मैंने पहले से इसको सिंबल देके ये मैं टैग करते रहता इधर। तो ये वैल्यू आपका आ गया 933.2। तो ये सिंपल एज दैट याद रख लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये वैल्यू फिर से हमने इधर लगा दिया, टैग कर दिया, क्योंकि आगे काम आने वाला है। स्टेप 8 क्या है, स्टेप 8 है मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। ये कैसे निकालेंगे, वो अमंग द ग्रुप था, ये विद इन द ग्रुप है। तो विद इन द ग्रुप में, अमंग द ग्रुप डिवाइडेड बाय K-1 कर दिया। विद इन द ग्रुप में डिवाइडेड बाय हम N-K करते हैं। N-K कैसे निकालेंगे, N आपका कितना है 12, K कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अमंग द ग्रुप 12 - 3 = 9। इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा इसको। ये N-K भी वन काइंड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बट फिर से अभी ये समझाने का या डिस्कस करने का टाइम नहीं है, और हो सकता है मुझे भी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता हो। पर ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि मीन पहले क्या था, द मीन सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। तो SSW अपॉन K-1 था, अमंग द ग्रुप था ना, तो ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। SSW क्या है, विद इन द ग्रुप। तो विद इन द ग्रुप में SSW का जो वैल्यू है, जो यहाँ से हमने पहले से ढूंढ के लाए, डिवाइडेड बाय N-K। वहाँ पे K-1 था, यहाँ पे N-K मीन्स सम ऑफ स्क्वायर, वहाँ पे अमंग द ग्रुप था, यहाँ पे विद इन द ग्रुप। MS ये क्या था, इधर आगे देख लेते हैं। स्टेप 7 में MSSA था, इधर अमंग द ग्रुप MSSW है। तो ये आपका वैल्यू हो गया 26.5। तो यहां स्टेप 8 तक आई होप कि क्लियर होगा। स्टेप जो 9 है वो है F रेशियो। अब यहां तक आई होप कि क्लियर होगा। ये पिछला वाला वैल्यू शायद हमने नहीं रखा अभी, 26.5 है। MSSA तक रखा है, हो गया अभी, MSSW भी हो गया 26.5। अब हमको F रेशियो ढूंढना है। F रेशियो क्या होता है, F रेशियो का अगेन सिंपल एक फॉर्मूला है ये वाला, अमंग द ग्रुप मीन क्या था, इधर से देख लेते हैं। मीन सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, मीन सम ऑफ स्क्वायर
विद इन द ग्रुप। इन दोनों के रेशियो को हम एफ वैल्यू बोलते हैं या तो एफ रेशियो बोलते हैं। सिंस इट इज रेशियो, तो वो मीन जो वैल्यू आई है अमंग द ग्रुप और विद इन द ग्रुप, उसका ये रेशियो है MSSA डिवाइडेड बाय MSSW, 933.2 डिवाइडेड बाय 26.5। हमारा ये आंसर आया F इज इक्वल टू 35.2। तो जनरली जो कंक्लूजन रहता है या तो एंड गोल रहता है, वो एंड गोल यही ढूंढना रहता है कि F वैल्यू कितनी है। तो F वैल्यू जो है वो 35.2 आई है। इसका सिग्निफिकेंस या तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप 10, समरी ऑफ एनोवा। समरी ऑफ एनोवा देखने से पहले थोड़ा डिस्कशन हम फिर से कर लेते हैं। थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमको क्या क्या, हम थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं इसको याद रखने के लिए। रिवर्स इंजीनियरिंग ये करेंगे कि सबसे पहले हम पहला स्टेप याद नहीं रखेंगे, लास्ट स्टेप याद रखेंगे। और क्या है लास्ट स्टेप? हमारा एंड रिजल्ट, एंड गोल क्या है? एंड गोल हमारा है एफ रेशियो ढूंढना। एफ रेशियो कैसे निकालेंगे? एफ रेशियो का फॉर्मूला है MSSA MSSW। ये गोल है हमारा यहां तक पहुंचने का, ये गोल है हमारा। तो इतना मैं कहना चाहूंगा कि यहां से लिखना आप चालू कीजिए, कहीं राइट साइड वाले सेक्शन में MSSW MSSA ये लिखना, ये जगह खाली रखिए आप। अब ये निकालने के लिए आपको पता है कि आपको SSW और SSA का जरूरत रहेगा। ये वैल्यू SSW निकालने के लिए आपको SST का जरूरत रहेगा। SST निकालने के लिए आपको CX का जरूरत रहेगा। तो ये टर्म में इतना कम से कम CX तक देंगे। इतना आपको याद रखना है रिवर्स में। मेरे को F रेशियो निकालने का, तो फाइंड F रेशियो मेरे को MSSW एंड मुझे भी बोल सकते हैं ना, मेरे को बोलने से अच्छा मुझे MSSA का जरूरत है। ये दोनों निकालने के लिए SSW और SSA का जरूरत है। SSW निकालने के लिए SST का जरूरत है और SST SSA निकालने के लिए CX का जरूरत है। उसके आगे का जो है ना वो तो सिंपल डेटा प्रिपरेशन है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। आप CX का फॉर्मूला याद कीजिए, 5 फॉर्मूला आपको याद रखने से और बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। CX कैसे निकाला था? इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 क्यों लिया, डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया? क्योंकि इसमें 12 के 12 जो आइटम्स थे, 12 के 12 वैल्यूज इन्वॉल्व है इसमें। SST कैसे निकाला था हमने? ये माइनस CX कर लिया, SST हो गया। SSA कैसे निकाला था वो हम देख लेंगे। SSW कैसे निकाला था वो देख लेंगे। इतना वैल्यू आपको चाहिए आपको, तो रिवर्स थोड़ा याद रखेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। खैर, तो फिर से मैं रिवर्स में थोड़े चले जाता हूं ताकि आपको फिर से थोड़ा समरी समझ में आ जाए। सारे स्टेप्स जो है हम फिर से देख लेते हैं स्पीड में थोड़ा। तो यूजिंग एनोवा फाइंड आउट इफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन प्राइसेस ऑफ टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो इन डिफरेंट सीजन। इसकी जगह और कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। हो सकता है कि एग्जाम्पल मैंने अच्छे से फिट नहीं किया हो, पर कुछ वैल्यूज मेरे को चाहिए थी, तो ये कुछ घरेलू एग्जाम्पल मैंने ले लिया। यहाँ पे कॉमोडिटी और प्राइसेस है उसके, उसमें कितना फ्लक्चुएशन, कितना डेविएशन, कितना स्कैटर्ड है वैल्यू, ये जानने के लिए एनोवा यूज होता है। अगर एक ही कॉमोडिटी रहता, एक ही सेक्शन रहता, तो फिर तो आसान है ना, देखिए ना, समझने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए। बट अमंग द ग्रुप्स करना है तो इट इज डिफिकल्ट। उसीलिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने एनोवा नाम से टेक्निक निकाला है। जब उन्होंने निकाल ही दिया है तो हमको उसको रटना है, वो स्टेप्स को रटना है। और मैथमेटिक्स में मैंने फिर से बोला कि यू लर्न फर्स्ट, लॉजिक लेटर, यू लर्न फर्स्ट, यू रीजन लेटर, राइट। तो ये देखिए आप, इतना चीजें हमको दिया हुआ है और n मैंने 4 दे दिया है। तो ये क्या चीजें हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सिंगल ग्रुप ऑन ईच ग्रुप, n12 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, k3 नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये हो गया। स्टेप 1 आपने क्या किया? सिंपल जो डेटा था उसको वर्टिकल कॉलम में डाले। वर्टिकल कॉलम में डालने के बाद इंडिविजुअल का हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर कैसे निकालना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसके टोटल को हमने सिग्मा xt का स्क्वायर बोला, सिग्मा xt बोला। ये 12 + 12 + 13 + 10 47, इसका सम, इन सबका सम पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। सब सम ले लिए। अब मेरे लिए ये सारे वैल्यू फिलहाल मायने नहीं रखते,
ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, अब ये कहीं बाद में काम नहीं आने वाली, मुझे ये काम आएगी अभी, तो ये भूल जाइए, अभी ऊपर वाला कुछ काम नहीं आएगा फिलहाल। हाँ, आपको याद ये वाला चीज़ें तो रखनी पड़ेगी ना। देखो अब ये वाली चीज़ें पर्टिकुलर हमने डाल दिया इक्वेशन, आपको इतना याद रखना है ये कि सिग्मा एक्स टी, वो सम एक्स टी का सम 47, सिग्मा का मतलब सम होता है, सिंपल, जितनी जिसको आप जैसे एक्स टी, तो एक्स टी की जितनी भी वैल्यू थी उसका सम, एक्स टी का स्क्वायर, एक्स टी स्क्वायर का जितना भी वैल्यू था उसका सिग्मा एक्स टी का स्क्वायर, तो एक्स टी स्क्वायर का जितना भी वैल्यू था उसका सम। उसी तरीके से सब कुछ हमने ले लिया, और ये डेटा आपको याद रखना है कम से कम, k इज इक्वल टू 3, ये डेटा जो है आपको याद रखना है। ये मैंने यहाँ पे फिर क्या किया, यहाँ पे और आगे हम बढ़ गए, क्या आगे बढ़ गए, सिग्मा एक्स हमने ले लिया। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है कि जितना भी नॉन स्क्वायर्ड वैल्यू, जिसका हमने पावर और कुछ भी नहीं लगाया, जिसका कोई हमने स्क्वायर नहीं लिया, वैसी जो वैल्यूज थी उसका हमने सम कर दिया। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स टी। सिग्मा एक्स टी क्या था आपके लिए, 47 था, सिग्मा एक्सओ 169 थी, सिग्मा एक्स पी 102 था, इसका सम ले लिया, उसका हमने स्क्वायर ले लिया 101124, इसका हमने स्क्वायर लिया, देखिए 318 का स्क्वायर, ये आ गया। फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, इसको ऐसे पढ़िए जरा, जो एक्स स्क्वायर थे ना उनका सम, इस तरीके से देखिए जरा, जो एक्स स्क्वायर वाले वैल्यूज थे, मतलब ये वाले वैल्यूज, ये प्लस ये कुछ रह गया क्या, प्लस ये प्लस ये प्लस ये, जो स्क्वायर वाले वैल्यूज थे उनका सम, ठीक, ये ले लिया 10-5, ये डेटा प्रिपेयर किया और कुछ भी नहीं किया, स्टेप 2 तक तो कुछ भी नहीं किया। स्टेप 3 में हम क्या देखें, स्टेप 3 में हमने देखा कोरिलेशन टर्म, इसका सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज है 10124, उसको 12 से डिवाइड कर दिया हम, जो भी मतलब इधर 12 था तो टोटल 12 से, अगर कुछ और रहा टोटल तो कुछ और से डिवाइड करेंगे, तो 101124 डिवाइडेड बाय 12 क्या था आपको पता है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस थे वो तुम्हारा 12 है। सर का जैन सर का बुक है उसमें मेरे ख्याल टोटल एग्जाम्पल 30 थे, तो मुझे 30 दिया, सिंपल, बराबर, जो वैल्यू आई होगी डिवाइडेड बाय 30 किया होगा, तो ये CX आ गया 8427, ठीक, ये डेटा अपना इतना बन गया, इतना डेटा आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। पहले बोल देना चाहिए कि लेक्चर 2x में देखिए, क्योंकि मैं ये डेफिनेटली दिस लेक्चर इज नॉट फॉर एक्सपर्ट्स, इट इज़ फॉर नेव पीपल लाइक मी, तो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं खुद इसको सीख रहा हूँ अभी ऐसे बोलते हुए बार बार, है ना। तो उसके बाद द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, ये हो गया n इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 3, तो SST द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल SST, सिंपल, जो सिग्मा एक्स स्क्वायर था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, स्क्वायर ऑफ टोटल क्या है, स्क्वायर ऑफ टोटल, जितने भी स्क्वायर्स थे उनका टोटल, स्क्वायर ऑफ टोटल क्या था, ये माइनस CX हमने कर लिया, तो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। अब आप बोलेंगे कि ये तो माइनस CX करा ना, ये सम थोड़ी है, सम तो सिर्फ इतना है। अब ये टर्म को जिन्होंने एनोवा ढूंढा है, जिन्होंने लिखा है, उनको ये टर्म को ऐसे डिफाइन किया है, तो हम ऐसे इसको याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बराबर ना। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हमने ढूंढा हुआ है, डिवाइड माइनस CX कर लिया, तो आंसर आ गया अपना, ये SST आ गया, तो SST हमने इधर लगा दिया। SST के बाद हम देखें कि अमंग द ग्रुप निकालना है हमको, तो अमंग द ग्रुप में जितने भी 47 का स्क्वायर, 169 का स्क्वायर, 102 डिवाइडेड बाय 4, ये पकड़ लीजिए इसको, ये कर दिया, माइनस CX कर दिया। पहले हमने ये माइनस CX करा था, ये क्या था, टोटल था, बराबर, ये अमंग द ग्रुप है, तो ये अमंग द ग्रुप में हमने, अमंग द ग्रुप में 47 का ही तो स्क्वायर आएगा, ग्रुप के अंदर तो टोटल सम कितना था, 47 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 169 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, फिर ये वैल्यू 8427 CX माइनस किया हमने, तो ये वैल्यू आ गया। फिर तो और सिंपल, आपको हमने और आगे अपन डिस्कस कर चुके हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, तो ये पहले भी मैंने बताया था, अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक्चुअल फॉर्मूला ये है, कई सारी बुक में ऐसा भी है कि SSA निकाला, SSW निकालने का भी अलग से कोई मेथड है, बराबर ना। सर ने यहाँ से SST निकाला तो मैंने भी SST पहले निकाल दिया, तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है, इन दोनों का आप सम करेंगे तो SST आ गया, पर क्योंकि हमने SST पहले निकाल दिया है तो SS से माइनस कर दो, तो यहाँ पे SSW मिल जाएगा अपने को, एज सिंपल एज दैट। ये याद रख लिया हमने, वहां पे SSW आ गया, SSW करने के बाद
द मीन स्कोर ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, तो ये था MSSA, ये वाला था, है ना। तो ये सिंपल क्या है, MSSA है ना, अमंग द ग्रुप है, तो अमंग द ग्रुप का जो SSA वैल्यू था डिवाइडेड बाय, क्योंकि अमंग द ग्रुप्स है तो ग्रुप -1 करे, 3 - 1, ये हो गया आपका MSSA 933 के। क्या है ये, वेल डिफाइंड है, ग्रुप। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ना, SSA सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल ग्रुप्स -1 के -1, तो 933.2 आ गया। उसके बाद स्टेप 8, द मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप का फॉर्मूला ये SSW डिवाइडेड बाय n-k, तो ये हो गया MSSW। फिर ये 26.5 आ गया, ये यहाँ पे वैल्यू हमने टैग कर दिया उसको। हाँ, अब ये इतने वैल्यू आपके हो गए, रिवर्स चलिए आप, ज़्यादा इजी रहेगा। MSSW का फॉर्मूला यूज कीजिए, उसमें क्या रिक्विजिट है, क्या जरूरत है, MSSW निकालने के लिए SSW चाहिए तुमको, MSSA निकालने के लिए SSA चाहिए तुमको, SSW निकालने के लिए SST चाहिए, SST निकालने के लिए CX, और CX निकालने के लिए ये सारा डेटा चाहिए। तो ये थोड़ा आपको रटना पड़ेगा। F रेशियो आपको याद रखना है, ये एंड गोल है, MSSA डिवाइडेड बाय MSSW, ये रेशियो है ये दो चीज़ों का, जो 35.2। इसका सिग्निफिकेंस भी थोड़ा हम देख लेंगे क्या है। स्टेप 10 में समरी है, समरी लिखते हैं ऐसे है, सोर्स ऑफ वेरिएंस, ये जो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब किसी वैल्यू को आप कितना वेराई कर सकते हो, या तो वेराई कर सकते हो कि नहीं, अगर कर सकते हो तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल कि एक चींटी है, अगर वो तार पे चल रही है तो उसके पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। अगर किसी चींटी को मैं पेपर पे रख दूं तो 2 डायमेंशन 2 डिग्री फ्रीडम। इट इज नथिंग टू डू विद स्टैटिस्टिक्स, साइंस का एग्जांपल है। अगर किसी फॉर एग्जांपल बर्ड को मैं कहीं रूम में रख दूं या तो कहीं बाहर रख दूं तो 3 डायमेंशन में जा सकता है, तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसी तरीके से स्टेट्स में कोई वैल्यू को हम वेराई कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, दूसरे बॉक्स में कर सकते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग द ग्रुप जो रहता है वो k माइनस के रहता है, और टोटल जो रहता है वो n-1 रहता है। जो जैसे मैंने बताया था टोटल माना है, तो एक को तो फिक्स करना पड़ेगा, सबको तो वेराई नहीं कर सकते ना, किसी एक का स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास टोटल बुक में फॉर एग्जांपल 30 ये जो है वो डिग्री 30 टोटल ऑब्जर्वेशंस है, तो उनका हो जाएगा टोटल 30 - 1 29 हो जाएगा। अपने केस में n जो है 12 है तो 11 हो जाएगा। विद इन द ग्रुप n-k है, अमंग द ग्रुप k-1 है। फिर SS वैल्यू लिखनी है, MSS वैल्यू लिखनी है और F रेशियो लिखना है। इस तरीके से एग्जाम में लास्ट में समरी लिखनी है, अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो। सोर्स ऑफ वेरिएशन अमंग द ग्रुप, विद इन द ग्रुप, टोटल। तो ये देखो k कितना था, 3 था, -1 है ना, ये 3 - 1 यहां से आया, ये आ गया अपना 12 - 3 बराबर। अच्छे से लिखूं क्या, ठीक है, 12 - 3, और फिर ये n-1 हो गया 11, और ये हमने वहां से जो वैल्यूज आई थी वो यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया, तो लिख लिया है MSS इतना आया था और F रेशियो आया इतना आया था। अब किसी ने ग्रुप में सवाल पूछा था कि क्रिटिकल F वैल्यू कंपेयर किससे करें, इसको 35 जो आया है ना वैल्यू, अपना आंसर, ये जो 35 वैल्यू आया है उसको कंपेयर कैसे करें हम लोग, कंपेयर तो करना पड़ेगा ना इसको, वैल्यू बड़ी है छोटी है, स्कैटर्ड कितने हैं, कैसे कंपेयर करें, कुछ कंपैरिजन होना चाहिए। तो ये कंपैरिजन चार्ट है, जो स्टैंडर्ड चार्ट है, F टेबल जिसको बोलते हैं, जो गूगल पे मिल जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम में ये दिया होना चाहिए, या तो अगर नहीं दिया होगा तो ये टेबल दिया होगा, कुछ तो होगा ना, पूरा टेबल तो रट्टा नहीं मार सकते, तो हो सकता है कि दिया होगा, ऐसा मान के चलते अपन। F का क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू का मतलब है कि कितने ग्रुप्स है, अमंग द ग्रुप कितना डेटा है, उसके हिसाब से वेरिएंस कितना आना चाहिए। हमारा वैल्यू उससे अगर बड़ा है तो नल हाइपोथेसिस नेगेटिव है, अगर छोटा है तो नल हाइपोथेसिस पॉजिटिव है। पूछने का तरीका, तो हमने यहाँ पे देखा, ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 दिखा रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 दिखा रहा है। ये टेबल से हम पहले क्रिटिकल F वैल्यू निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे फिर हमारे स्टैंडर्ड के साथ, हमारा जो आंसर आया उसके साथ है। तो DF1 क्या होता है, अमंग द ग्रुप्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर भी बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर भी बोल सकते हैं इसको, राइट। तो ये 3 - 1 है, ये अपने को पहले से पता है, दैट इज k-1, k-1 था, राइट। तो k-1 आपका 2 है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, ये वाला बराबर। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, गलत स्पेलिंग लिखा है क्या मैंने,
गलत तो लिखा है, डिनोमिनेटर आएगा ना। खैर चलिए, तो ये n माइनस के था, आपको पता है। तो ये यहां पे जो है वो ये लाइन में 1 है, ये लाइन में 2 है। तो यहां से आपने 2 पकड़ा, यहां से आपने 9 पकड़ा। तो 2 से आप ऐसा चलेंगे, 9 से आप ऐसा चलेंगे, तो इंटरसेक्शन में 4.26 वैल्यू आएगा। इंटरसेक्शन में 4.26 वैल्यू आएगा। ये हमारा एफ क्रिटिकल है। हमारे केस में ये 4.26 है। जैसे जो जैन सर के बुक में जो वैल्यू है उनका टोटल मेरे ख्याल यही है, 3 - 1 2 है, राइट। और उनका टोटल 30n है, और ये 3 जो है वो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप था, ये तो 27 था। तो यहाँ पे देखिए 2 and 27, तो उनका जो है वो 3.35 कंपेयर करा है बुक में। हमारा तो ये है, ये सर का वैल्यू है 3.35। जस्ट आपको बताने के लिए कि अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपको नीचे लिखा है एफ क्रिटिकल वैल्यू 3.35। वो कहाँ से सोर्स आया वो मेंशन शायद नहीं किया, या तो हो सकता है मैंने पढ़ा हो वहाँ पे बुक में, हो सकता है वहाँ पर। तो यहाँ पे मैं ये 3.35 कहाँ से वैल्यू है वो मैंने बता दिया। करना है आपको एफ टेबल फॉर एनोवा। तो ये टेबल आपको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड टेबल। यहां से क्या देखना है कि हमारे कितने ग्रुप्स है, -1 2। विद इन द ग्रुप कैसे ढूंढेंगे, n - के 9। तो ये वाला 2 है, ये वाली लाइन में df1 पकड़िए, ये df2। तो ये 2 और 9 उसका जो इंटरसेक्शन है, उसका ये जो इंटरसेक्शन पड़ेगा ये वाला 4.26, वो वैल्यू हमारा सीख लिया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा और कर देते हैं, 4.26 हमारा जो वैल्यू है। उसके बाद आप देखिए कि हमें निकालना कैसे 4 डिग्री से आपको समझ आएगा। सॉल्यूशन स्टेप 11 स्टेप 12 जो है बेसिकली कंक्लूजन है। From the F distribution table, critical F value at df2 and 9, ये df1 है, ये df2 है, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। At 5.5 ये अल्फा है आपका सिग्निफिकेंट नंबर इसको बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज आपको 26.35 रुपीज में सेल कर रहा हूँ, तो अभी आज के जमाने में सिग्निफिकेंट सिर्फ 1 रुपये है, ये पीछे ये नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है। 35 रुपीज कौन से लाएंगे, 35 पैसे कैसे लाएंगे? आपके लिए 26 रुपीज हो सकता है, तो ये 6 जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट 1 रुपये का है। इसी तरीके से आपका डेटा जो है आप कितना सिग्निफिकेंट ऐसे कितना वैल्यू का फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्केल है उसमें मिलीमीटर, जो छोटे से छोटा आप मेजरमेंट कर सकते हैं, वो मिलीमीटर स्केल का, मिलीमीटर से छोटा नहीं कर सकते। आप 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं, 0.5 मिलीमीटर मेजर नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 6.5 सेंटीमीटर तो आप कर लेंगे, तो 6.56 सेंटीमीटर तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला 6 मैंने बोला वो नॉन सिग्निफिकेंट है आपके लिए। तो इसी तरीके से आपकी जो वैल्यूज है वो कहाँ तक ट्रू है, कहाँ तक सच है। ये 0.35 मेरे लिए नॉन सिग्निफिकेंट है ना। तो खैर यहाँ क्योंकि सर ने 0.05 का सिग्निफिकेंट लिया है, तो मैंने भी 0.05 का सिग्निफिकेंट ले लिया है यहाँ पे। तो ये हमने ऑलरेडी ढूंढ के निकाले। अभी ये हमारा कितना आया था, 4.26, जिससे हम कंपेयर करने वाला है। तो इसको फिर लास्ट में कंक्लूजन ऐसे लिखेंगे कि सिंस द कैलकुलेटेड एफ रेशियो एट 0.5 significant level is 35.2, हमारा जो एफ रेशियो आया है वो 35.2 आया है, जो एफ रेशियो आया है। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 4.26 से। तो हमारा जो एफ है वो एफ क्रिटिकल से हायर है। एफ का जो क्रिटिकल वैल्यू हमने निकाला हमारे डेटा के केस में वो 4.26, उससे ये एफ वैल्यू जो है वो हायर वैल्यू है। इसीलिए हम इसको लिखेंगे नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर आपका वैल्यू एफ क्रिटिकल से छोटा आता है तो हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। इन दैट केस, इन दिस केस, जस्ट रिसेंटली हमने जो टेबल देखा, जो कैलकुलेशन देखी, उसमें हमारा वैल्यू आया
आता है 35.2, जो कि 4.26 से बड़ा है। जब आपका क्रिटिकल वैल्यू से आपका एफ रेशियो बड़ा आता है तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अगर छोटा आता है तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ये इसको लिखने का तरीका है। तो कैसे रिजेक्ट लिखना है, कैसे एक्सेप्टेड लिखना है, ये हमने डिस्कस कर लिया। Since the calculated F ratio 0.05, significant level is 35.2, which is higher than the critical value of 4.26, the null hypothesis is rejected. The F stat is simply a ratio of two variances. क्या दो वेरिएंसेस थे आपको पता है, विद इन द ग्रुप, अमंग द ग्रुप का जो रेशियो था। वेरिएंसेस मेजर डिस्पर्जन, कितना डिस्पर्स द डेटा और हाउ फार द डेटा आर स्कैटर्ड फ्रॉम द मीन। लार्जर वैल्यू रिप्रेजेंट ग्रेटर डिस्पर्जन, फैला हुआ डेटा है। थैंक यू सो मच अटेंडिंग इट विथ मी, लर्निंग इट विथ मी। अगेन आगे वाला मेथड भी मैं सीख गया तो फिर से एक और वीडियो जनहित में बना लेंगे मेरे लिए, आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।